तर्क वितर्क का जो विषय बना हुआ है, खासतौर पर क्षेत्र की उन स्थितियों को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, या फिर मॉडल सड़कों की बात करें। उसके अलावा भी खासतौर पर देखा जाता है जो बेरोजगारी और यहाँ पर एक आकलन जो बना हुआ है, देख रहे होंगे आप, ठेका मजदूरों का शोषण तो कहीं कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कोतमा विधानसभा सीट, जो कि सामान्य सीट होती है, कई सारे प्रत्याशी आज मैदान में हैं, टिकट हालांकि अभी तक किसी की फाइनल नहीं हुई कि कौन किस प्रत्याशी को जो है तो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी और किसे जो है तो कांग्रेस उतारेगी। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मदन त्रिपाठी जी हैं। मदन जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरी पेशा थे, क्या आपको लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर कम से कम ये जानने पहुँचे। देखिए, मैं राजनीति जब भी सर्विस में भी था, चूँकि मैं यहाँ पर बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ था, पढ़ा लिखा बढ़ा, और मेरे मन में हरदम, चूँकि मैंने बहुत गरीबी भी देखी, एक टीचर का बच्चा था मैं, ये सब कुछ मेरे लोग बैठे भी हैं, इनसे आप पूछेंगे, मैं खेत में काम करता था, मैं घास भी काटा हूँ, मैंने खलिहान में भी काम किया है, खेतों में काम किया है, रोपा लगवाया है, धान बुआया है, मुझे गरीबी पता है। और जब हम लोग, हमारा परिवार हमने पढ़ाया लिखाया, और जब हम एक सरकारी अधिकारी बने, तो सरकारी अधिकारी बने तो भी एक मन में बात रहती थी कि क्यों ना अच्छा काम करें, और वहाँ मैं निरंतर अच्छी सेवाएं देता रहा, और उसका परिणाम भी आपके सामने आप देख सकते हैं। मुझे हर साल करीब करीब मध्य प्रदेश शासन से पुरस्कार भी मिलता रहा। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा 1.5 साल बाकी था नौकरी, लेकिन मुझे लगा कि अभी मुझे शारीरिक रूप से भगवान ने स्वस्थ रखा है, क्यों ना मैं जाऊं उस माटी में जहां मैं पैदा हुआ हूं, वहां जा कर के उस क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट का काम करूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास कहीं ना कहीं अभी उस तरह से नहीं हो पाया जैसा हम अन्य क्षेत्रों में देखते हैं। जिस सोसाइटी की आप उम्मीद करते हैं वो यहाँ पर आज भी डेवलप नहीं हो मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं हुआ विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद एक जनप्रतिनिधि बन करके उस क्षेत्र में हम, चाहे विकास कार्य हो, चाहे शिक्षा का कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य का कार्य हो, चाहे युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, युवाओं को संबल प्रदान करना हो, और क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण। मैं आपको बता दूं, ये पूरा क्षेत्र हमारा बड़ा समरसता के लिए जाना जाता था। हम लोग यहाँ पर, हमारे गांव में 70% चौधरी समाज रहता है, हम सब उनको काका, बाबा, मामा, चाचा कहते थे। आज वो हरिजन समाज हमारे ऊपर पूरा हमारा आशीर्वाद प्रदान करता था। तो इस क्षेत्र में एक उस समरसता को, मैं नहीं कहता कि वो ख़त्म हुआ है, उस समरसता को और अच्छे से स्ट्रांग करना, और इस तरह की कई मुहिम है जिनको लेकर के मैं क्षेत्र में आया हूँ। और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र का विकास हो। विकास में मुख्य रूप से अगर आप यहाँ देखें तो एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर यहाँ हम लोग धान भर बोते हैं, धान की खेती करते हैं, हमारी खेती बाड़ी है, हमारा परिवार यहाँ रहता है, खेती बाड़ी होती है, हमारे सब गांव, हमारा पूरा अपना गांव, हमारा गांव पूरा हम है, मतलब हमारा पूरा गांव एक साथ है, पूरा गांव, बगल के आसपास के गांव आप देखे होंगे माहौल यहाँ पर, हम लोग साथ बड़ा हमारा पारिवारिक रिलेशन है। सब लोग बेचारे धान भर की खेती कर पाते हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर सिंचाई का साधन न होना, अन्य कई प्रकार के साधन न होना। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी प्लानिंग है सिंचाई की, उसका मैं आगे चल के आपको विवरण दूंगा, क्योंकि मैं अभी उसके बारे में सोच रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ अंदर से। क्योंकि मैंने सदैव एक एनुअल वर्किंग प्लान बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर मिशन मोड पे मैंने काम किया है, और उसी के कारण मैं अचीव करता था हर टारगेट को। तो मैं इस सिंचाई के क्षेत्र में, साथ में बच्चों को रोजगार से जोड़ने के क्षेत्र में, अभी आपको मैं बताऊं 13,700 पूरे 68 पंचायत कोतमा विधानसभा के 199 पोलिंग बूथ में 13,742 यूथ मेरे साथ जुड़े हैं। और उसके बाद यूथ के साथ साथ सभी सरपंच, उसके बाद हमारे सम्मानी, हमारे जो बड़े हमारे हैं, उनको मैं अपना चाचा, काका, बाबा, फूफा, जो भी कहूँ, चाची, काकी, बहनी, दाई, बिटिया, जो भी कहूँ, बेटियाँ मेरी, बहुएँ, सब मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं गांव में खूब 2 साल से निरंतर दौड़ा कर रहा हूं, और उसका परिणाम मुझे ये मिला कि बड़ा लाड़ प्यार उनका मिल रहा है। और मुझे जब ये संबल मिलता है तो मैं डेवलपमेंट का काम करूंगा, इसमें मुझे उसमें भी सहयोग मिलेगा। और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा, मैं आपको बता दूं, जैसा मैं न्यूज़पेपर में पढ़ते रहता हूं कि कोतमा हॉस्पिटल में आज तक कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं आई। इसके बाद बिजली में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव। एक न्यूयॉर्क वाली सड़क भी है वहाँ पर, जो कि कपिल धारा कॉलोनी देख रहे होंगे, काफ़ी जर्जर हालत होती है, वहाँ पर आवागमन जो है तो बड़ा विरुद्ध होता है। थोड़ा सा उस क्षेत्र के बारे में मैंने पता लगाया था, मैं बताऊं, शायद वो कोल माइंस और कुछ बिजली उसके बीच में हल्का सा कोई ना कोई मैटर है उसमें। देखिए अभी मैं उस मैटर का अध्ययन करूंगा, है ना, और अध्ययन करके निश्चित रूप से उस पर भी बात करेंगे हम। देखिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, है ना,
आप वर्तमान की सरकार आप देख रहे होंगे कि रोड, बिजली और नाली के बारे में, इनके बारे में कितना काम किया है। आप ये बताइए, यही प्रदेश है, यहाँ पर बिजली 8-8 घंटे नहीं होती थी, रोडें तो थी ही नहीं, वो रोडें बनी, बिजली आया, डेवलपमेंट के काम हुए। पर निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, जहाँ अभाव है, आप बताऊँ, मेरे पास पूरी लिस्ट बन चुके हैं कि कहाँ पर रोड की कमी है। अभी आपको मैं बता दूँ, आपका हितमुरे डटा हुआ है, अभी ऊरा से लेकर के हमारा जो है कटकोना तक, बैया टोला तक रोड, केवल एक नदी में पुल बन जाने के कारण वो रोड आवागमन 15 किलोमीटर लोगों को राउंड मारना पड़ता है ना। इसी प्रकार हर्री से जब कटकोना जाओ तो जाना पड़ता है, वही हाल है, वही नदी नाला पड़ता है, जिसके कारण रोड का अभाव है ना। कई गाँव में मैं गया हूँ, कहीं हाई स्कूल की मांग है, कहीं रोड की मांग है, सरकार तो देने के लिए बैठी। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान तो बैठे हुए हैं कि आप बताओ भैया क्या चाहिए आपको। आप कल अमरकंटक में देखे होंगे, अभी कल ही अमरकंटक में उन्होंने कितना अच्छा एक अमरकंटक नया अमरकंटक बसाने की घोषणा की, है ना। वहाँ पर एक तीर्थ स्थल में बहुत बड़ा जो है तीर्थ स्थल की घोषणा की उन्होंने, स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी चल रही है, नीचे घोषणा की, तीर्थ स्थल को डेवलप करने की घोषणा की उन्होंने, न्यास बनाने की घोषणा, इस तरह की बहुत सारी अच्छी घोषणाएं उन्होंने कल वहाँ पर की हैं। और मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। तो विकास का कार्य जो है, लाडली बहनों को आप देख रहे होंगे, अभी लाडली बहनों को जो है अपने वो दे रहे हैं, शासन की योजना है, 1364 योजनाएं हैं। मैं कहता हूँ कोई मेरे से डिबेट कर ले, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की 1364 योजनाएं हैं, जिसमें हर कोई व्यक्ति फिट होता है। केवल हमें बस इन बच्चों को बताना है, माता बहनों को बताना है, हमको केवल इतना करना है कि उनको बस उस रास्ते गेट तक पहुंचा देना है कि भाई आपको जो है आप जैसे आप देखो, एक माता चाहे हो या माता जैसे गर्भवती होती है, आप बताइए उसको लड्डू खाने का पैसा, बच्चा पैदा हो उसको टीकाकरण, बच्ची पैदा हो तो लाडली बहना, लाडली बेटी, है ना। आपको पता है लाडली बेटी कहा जाता है, लाडली बेटी। इसके बाद जो है हमारी जैसे थोड़ी बड़ी हुई हो तो उसको स्कॉलरशिप स्कूल में, इंसेंटिव, साइकिल, मैं कितना गिनाऊं, मैं गिना नहीं सकता, सरकार की योजनाएं होती हैं, सब लाभ दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल जो देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो लगातार चल ही रही हैं, वो हम लोग को भी पता है, आपको भी पता है और समस्त ग्रामीणों को भी पता होता है। अब बात ये तय होती है कि यहाँ पर उन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक कैसे पहुँचेगा। दूसरी तरफ आपके पास का ही एक आमाडार क्षेत्र जो कि कोल माइन से जुड़ा हुआ है और बहुत सारा रोजगार, कहीं ना कहीं पर आज देखा जा रहा है कि ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा होता है, कॉलोनी के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ आपकी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए भारतीय राजपत्र के माध्यम से, जिसमें ठेका मजदूरों को लेकर के कई तरह के नियम कायदे कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद जहां 8 घंटे ड्यूटी होना था, आज वहां भी 12 घंटे जो है तो बराबर काम दिया जा रहा है। वेतनमान वहां पर का बहुत कम होता है, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा होता है। इसके लिए आप लोग क्या पहल करने वाले हैं? इसके लिए देखिए, हम बता दें, हमें इसीलिए युवा हमारे साथ, युवा और हर वर्ग हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से ये सब चीज़ों को जानेंगे और आने वाले समय में इनके लिए संघर्ष करेंगे। और जो इनका वाजिब हक है, चाहे हमारा लेबर, हमारा कामकाजी भाई हो, मैं उनको लेबर नहीं कहूँगा, कामकाजी भाई हो बेचारे, जो अच्छा काम करते हैं वो कामकाजी भाई हों, या हमारे जो कॉलोनी में सर्विस करते हैं या ठेकेदारी में काम करते हैं, जहाँ पर भी वो हमारे भाई काम करते हैं, उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके। राजपत्र मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार की जो एक्चुअल नियम है, चाहे वो हमारे, आप सबके लिए नियम बना है, पता है। मैं फिर नियम में इसलिए आता हूँ कि मैं सरकारी अधिकारी रहा हूँ। केवल एक चीज़ कर दूँ, नियम का पालन आप करा दीजिए, नियम का पालन क्षेत्र में करा दीजिए, सब सुविधाएं अपने आप मिल जाएंगी। जैसे आपने भी राजपत्र की बात की, राजपत्र के अगर हर कंडिका को हम केवल पालन करा दें तो हमारा चाहे वो भाई कामकाजी भाई हो, चाहे काली सर्विस करने वाला भाई हो, उसको अपने आप सुविधा और लाभ मिल जाएगा। रहा ग्रामीण क्षेत्र में योजनाएं बहुत हैं, योजनाओं का अभाव है। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमको सबको जाकर के यूथ को जोड़ करके उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। और कौन बच्चा कहाँ सेट होता है, देखिए आपको बता दूं, अनपढ़ बच्चा से लेके आज, है ना, उसके बाद आप ले करके आप चलिए तो आप आज पढ़े लिखे बच्चे तक, डॉक्टर, इंजीनियर तक, बहुत सारे ऐसे रोजगार के साधन हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग या निर्माण लगा करके बच्चे स्वयं मालिक बन सकते हैं और कई लोगों को सेवा दे सकते हैं। पर क्या है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अभाव है बच्चों में या युवाओं में या लोगों में, उस चीज़ के बारे में अभी जानकारियाँ तो हैं, पर उनको कहीं ना कहीं सिस्टम में जाके कहीं ना कहीं उनको विचारों को उस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक छोटा सा मेरा प्रश्न और है यहाँ पर, इसके बाद क्योंकि इस चर्चा को समाप्त भी करना है। देखिए क्या है, कई बार हम लोगों ने कई ऐसे लोगों से इंटरव्यू किया, जो चाहे आप प्रत्याशी मान लीजिए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कई बार होता यह है कि जैसे सरकार नहीं है, अब जनप्रतिनिधियों ने ठान ली कि अब जब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं पर देखिए, अगर आपको अवसर मिला
और अवसर मिलने के बाद आपकी सरकार ही नहीं रही, क्योंकि स्थितियाँ भी कुछ थोड़ा सा हमारे डामाडोल भी हैं कहीं ना कहीं पर। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पर आप जो है किस तरह से जो है तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधित्व करेंगे। मैं दो चीज़ें बता दूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पूरा मध्य प्रदेश का सर्वे हमारी सरकार बन रही है, पहला। दूसरा, सरकार बनना न बनना और जनप्रतिनिधि बनना बिल्कुल अलग बात है ना। अगर आप एमएलए बन जाते हो, विधायक बन जाते हो, तो आपको भाई सरकार कोई बैठी हो, नियम कानून सबके लिए लागू होता है ना। हम जा करके उन बातों को विधानसभा में उठाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, सक्षम जगह में रखेंगे। और जब सक्षम जगह रखेंगे, कोई भी मुख्यमंत्री सामने बैठा हो, हम तो हमारा ही मुख्यमंत्री रहेगा, हमको पता है। लेकिन आपने चूंकि किंतु परंतु लगाया, मैं उस किंतु परंतु का भी बताता हूं कि अगर कोई अगर इस तरह का व्यक्ति भी रहता है तो क्या दिक्कत है। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि रहेंगे, हमें ये थोड़ी कह देंगे कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, वो सरकार नहीं है, सरकार नहीं, इससे काम नहीं होगा। एक तो हमारी ही सरकार बन रही है, मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ही बनेगा, हमारी सरकार में हमारे बच्चों के लिए अच्छा काम होगा। आपका कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर देखिए कई बार ये सारे प्रश्न उठते हैं। अभी हाल फिलहाल जैसे कांग्रेस की सरकार 15 महीने थी, उस समय पर अलग रुतबा होता था लोगों का। जब सरकार नहीं रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो कहीं ना कहीं पर जनप्रतिनिधियों के लिए, होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जो भी चुनाव जीतेगा, भाई कहीं अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अब मदन जी आपको मान लीजिए कि टिकट नहीं मिली, दावेदारी आप कर रहे हैं, हर एक चीज़ है ना, तो प्रश्न है सिर्फ। हाँ। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है तो उन समस्त प्रत्याशियों के लिए लागू। जी बिल्कुल, बता दूँ आपको, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उस परिस्थिति में भी मैं, देखिए, एक पढ़ा लिखा हूँ आदमी हूँ, कानून नियम जानता हूँ, मुझे किससे कैसे काम कराना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है ना। मैं सरकारी अधिकारी रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं विधायक का टिकट मांग रहा हूँ, पार्टी ने मुझे विश्वास किया, मुझे विधायक का टिकट दिया, ठीक है, नहीं दिया तो भी आप समझ रहे हैं, मैं इस क्षेत्र में पब्लिक के लिए काम करता रहूँगा। और काम करने के लिए कोई बहुत आवश्यक नहीं कि आप एमएलए ही बने या आप बहुत बड़े पदों पर जाएं तभी कर सकते हैं। आपको जनता की सेवा करना है, जनता की मांग को ऊपर उठाना है। अब क्या होता है, देखिए कि हमें बहाना अगर बनाना है कि भाई हम क्या बताएं, हमारी सरकार नहीं है, हम तो ये जानते नहीं हैं, तो फिर बहुत सारे बहाने हैं। आप किसी अधिकारी के पास जाइए, मैं अनुभव बताता हूँ, कोई भी हमारे सामने आता है तो हम उसको उतने बड़ा देखते हैं, चाहे वो जैसे एमएलए बैठा हो हमारे सामने। जब वो अपनी बात रखता है, उनको प्रॉपर सुनते थे और जो नियम में आता था उसके लिए काम करते थे। तो भैया उस चीज़ को मैं लेके जाऊंगा तो कोई भी अधिकारी के पास जाऊंगा। अब फिर मुझे बहुत ज़्यादा नियम कानून तो कोई बता नहीं सकता। हाँ, मुझे करीब करीब हर कानून, हर नियम, हर का, अभी आंगनबाड़ी की भर्ती कैसे होनी है, शिक्षकों को कैसे भर्ती होनी है, किस लेबर एक्ट क्या है ना, आरटीआई एक्ट क्या है, आरटीई एक्ट क्या है, कौन कौन से एक्ट हैं, आपको सबको पता है कि मुझे भगवान ने करीब करीब इतना मस्तिष्क इतना दिया। आप इस पृथ्वी माता कि मैं प्रणाम करता हूँ बार बार सिमरा की इस भूमि को, कि मुझे ने इतना ज्ञान दिया कि मुझे करीब करीब सभी एक्ट, सभी धाराएं, सभी नियम करीब करीब, मैं नहीं कहता सब कुछ मुझे ज्ञान है पर मुझे मालूम है उस धारा, उस नियम, उस एक्ट के तहत मैं जाके किसी अधिकारी से निवेदन करूंगा, किसी जनप्रतिनिधि से करूंगा। हर आदमी चाहता कि अच्छा काम हो, है ना, डेवलपमेंट हो, और इन बच्चों के लिए और इस चीज़ के लिए डेवलपमेंट का, और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए प्रयास करूंगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, और यहाँ पर से जो है तो इस चर्चा को विराम देते हैं। और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात जो है तो फिर कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के विषय को लेकर के हम चर्चाएं कर रहे हैं यहाँ पर। और इस क्षेत्र के बाद, क्योंकि जब चुनावी समय आएगा उस समय पर हो सकता है कि पब्लिक मूवमेंट और प्रत्याशियों से लेकर के कई सारे ऐसे जो है तो तमाम विषय वस्तु हमारे सामने होंगे, तो उन पर भी हमें फोकस करना होगा। तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।